Good morning, students. So today we are going to start our next topic of this chapter number 6 of microeconomics, elasticity of demand. Okay. So students, मैंने एक्चुअली अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि हमारे पास वैसे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में अभी आपने सिलेबस में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को स्टडी करना है, परसेंटेज मेथड एंड फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन आपको जो है मेन जो डिग्रीज होती हैं वो स्टूडेंट्स को पता होनी ज़रूरी है, तो इसीलिए आज थोड़ा मैं आपको डिग्रीज के बारे में भी डिस्कस करूंगी कि आपके पास कितनी टाइप्स की डिग्रीज होती हैं। ओके, ताकि आप जो है आगे उसको, क्योंकि हर एक चैप्टर में आपके पास आती है, आगे कहीं भी आपको बताना पड़ता है कि आपके पास कैसे डिग्रीज हैं। ओके, किस तरह की डिग्री है, किस तरह की इलास्टिसिटी है, तो वो आपको बताना पड़ता है। अगर आप ये नहीं स्टडी करोगे तो आपको नहीं पता चलेगा। ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस काइंड्स और डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, चैप्टर हमारा कौन सा है? चैप्टर है चैप्टर हमारे पास है ये 6 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्लियर। अब आज जो हम टॉपिक अभी हमने आपको जो कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी काइंड्स, या आप कह सकते हैं डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, so students, there are 5 main degrees of price elasticity of demand. 5 डिग्रीज आपके पास होती हैं, ठीक है। देयर आर 5 डिग्रीज, 5 डिग्रीज। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, देखते हैं अब हम। तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी होती है। फर्स्ट जो हमारे पास डिग्री है, फर्स्ट दैट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ओके, perfectly elastic demand. Up perfectly elastic demand. So it refers to a situation when demand of a commodity is infinite at the prevailing prices. यानी कि आपके पास जो इस टाइम पर मार्केट के अंदर जो प्राइस चल रहा है किसी भी गुड का, ठीक है, जो आप गुड कंज्यूम कर रहे हो उसका जो मार्केट में प्राइस है, उस प्राइस के ऊपर उस कॉमोडिटी की जितनी मर्जी, मतलब इनफाइनाइट तक डिमांड हो सकती है, ठीक है। कंज्यूमर जो है उस जो प्राइसेस चलते हैं उस प्राइस के ऊपर जो है वो डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अगर उस प्राइस में जरा सा भी चेंज आ जाए, एक स्लाइटली चेंज आ जाता है अगर उसके अंदर, तो एक स्लाइटेस्ट चेंज भी इंक्रीजिंग, मतलब अगर स्लाइटेस्ट इंक्रीजेस हो जाए प्राइसेस में, तो उससे क्या होगा, उससे डिमांड बिल्कुल जीरो हो जाएगी, यानी कंज्यूमर डिमांड करना ही छोड़ देगा। सो अ स्लाइटेस्ट इंक्रीज इन प्राइस बाय द सेलर्स causes the quantity demanded of the commodity to fall to zero. गिरकर कहाँ तक चली जाएगी, वो जीरो पर पहुंच जाएगी। सो अब क्या होगा यहाँ पर, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, सो डिमांड कर्व कैसा होगा हमारा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस, पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस होगा, और वहां पर डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि ईडीज जो है उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, इंफिनिटी।
ये मेन आपके पास है ये चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर इन्फिनिटी होगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू। सो स्टूडेंट्स एक्चुअली जो है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे पास जो लग्जरियस गुड्स होती हैं, ठीक है, जिसका क्या है, जो बहुत ज्यादा किसी भी कंज्यूमर के लिए नीडी गुड नहीं है, वो सिर्फ इसलिए ले रहा है क्योंकि उसके प्राइस जो है उसको अभी कम लग रहे हैं, ठीक लग रहे हैं, तो वो ले रहा है। लेकिन अगर मान लो उस प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज होता है तो एक कंज्यूमर का माइंड ये हो जाता है कि अरे मैंने अभी नहीं लेनी है ये, क्योंकि मैं इसके इतने प्राइस दूंगा नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। कई बार होता है ना हमारे पास कुछ चीजें हम ऐसे कंज्यूम करते हैं, तो अगर उसके जरा से भी प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं तो हम डिमांड ही नहीं करते कि ऐसे भी हमें क्या जरूरत है, अभी हमारा काम नहीं चल रहा है, इस कंज्यूमर इस कमोडिटी के बिना हमारा काम नहीं चल रहा है, तो हम उस गुड को छोड़ देते हैं, तो उसकी डिमांड जीरो कर देते हैं। और वो अगर प्राइस चल रहा है, जो प्रेवलेंट प्राइस है, उस प्राइस के ऊपर हम उसकी डिमांड कितनी भी कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपके पास जो प्राइस है, ठीक है, प्राइस आपके पास किसी भी गुड के रुपीज में वो मान लो क्या है 10 है, ठीक है, तो उस 10 के मतलब 10 के ऊपर जो डिमांड होगी, मान लो वो क्या होगा 10 भी कर सकता है। अगर प्राइस आपके 10 ही रहे, ठीक है, तो वो उससे 20 भी कर सकता है, 30 भी कर सकता है, 40 भी कर सकता है उस प्रेवेलिंग प्राइसेस के ऊपर। लेकिन जैसे ही प्राइस आप उसने 10 से इंक्रीज करके क्या कर दिए, 10 से 11 12 13 14 जितने भी वो कर सकता है, प्राइस जरा सा भी इंक्रीज करेगा तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, वहां पर जीरो होगी, कंज्यूमर डिमांड करेगा नहीं। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर जो हम क्या कहते हैं कि इलास्टिसिटी कैसी होती है, परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक मतलब चेंज, ठीक है, चेंज होना। इलास्टिक क्या होती है, जिसको हम खींचकर छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या हुआ कि डिमांड बिल्कुल मतलब पूरी तरीके से इलास्टिक है। आप जरा सा भी चेंज करोगे तो आपकी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाएंगे। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी। तो यहाँ पर आपके पास जो अगर हम डिमांड कर्व बनाए बच्चे, अगर हमारा कर्व बनता है वो कैसा बनेगा, ये देखिए, ये सबसे पहले आप लोग को ये देखिए, जब डायग्राम बनाते हो तो ये लिखिए, क्योंकि आपका मैंने देखा है कि स्टूडेंट जो हैं ये सब चीजें नहीं लिखते हैं, जिसकी वजह से उनका कोई फायदा नहीं है डायग्राम बनाने का, उनके नंबर कटेंगे, इनके मतलब नंबर क्या क्रॉस ही हो जाएगा। क्योंकि जब आपको यही यही नहीं पता कि आप डायग्राम किस चीज का बनाया, आपने वो कर्व किस चीज का बनाया, क्योंकि ना तो आपने वो एक्स एक्सिस पर कुछ लिखा, ना हमने वो वाई एक्सिस के ऊपर लिखा कुछ भी, तो आपका वो कर्व जो है जो अंदर बना रहे हैं वो किससे रिलेट कर रहा है, किस चीज का बन रहा है, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको यही लिखना होता है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि अगर प्राइस मान लो आपके यहाँ पर ये 10 है, ठीक है, इस 10 प्राइजेस के ऊपर आप डिमांड जो है यहाँ पर 10, ये देखिए 10 20 30 40 50 60, मतलब आप कितनी भी कर सकते हो, ठीक है। सो आप कितनी भी कर सकते हो। तो डिमांड कर्व अगर हमारा बने इनको मिला के, तो कैसा बनेगा, पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस, ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस आपका डिमांड कर्व बनता है। और यहाँ पर ईडी की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। ओके स्टूडेंट, सो फर्स्ट डिग्री आपके पास जो है वो है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जिसके अंदर आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपको, ये भी पूछ लिया जाए, ये पूछ लिया जाए, ऐसे पूछ लिया जाए कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जो होगा उसकी वैल्यू, उसमें इलास्टिसिटी मतलब वैल्यू कितनी होगी। या आप ये पूछा जा सकता है कि अगर ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी है तो वहां पर जो आपका डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है, वो कैसा होगा, पैरेलल टू ओ वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन ये बनता है। ओके, नेक्स्ट जो है सेकंड जो आपके पास डिग्री है, सेकंड है परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली, ये नाम से ही सब कुछ, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं, क्रैमिंग करने की कोई जरूरत नहीं, नो नीड फॉर क्रैमिंग, ठीक है। इन द इकोनॉमिक्स एक्चुअली जो इकोनॉमिक्स है वो सिर्फ सब कुछ लॉजिक के ऊपर है, और अगर आपको वो क्लियर है तो आप अपने आप जो है उसको कर सकते हो, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आपका ये। सो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ओके, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। आप देखिए नाम से, यहाँ पर था परफेक्टली इलास्टिक, ये था ना परफेक्टली इलास्टिक, अब यहाँ आ गया परफेक्टली इन इलास्टिक। तो इन इलास्टिक मतलब कि जिसके अंदर चेंज नहीं किया जा सकता, मतलब जो बिल्कुल रिजिड है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो परफेक्टली और वो मतलब बिल्कुल भी चेंज नहीं है। तो यहाँ और किसके अंदर चेंज नहीं है, इन इलास्टिक डिमांड, यानी डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा,
चाहे अब आप प्राइस चाहे आपके इंक्रीज हो जाए चाहे डिक्रीज हो जाए, ठीक है, तो आपके डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, डिमांड आपकी एज इट इज ही रहेगी। क्लियर स्टूडेंट्स? सो यहाँ पर आपको क्लियर है। सो इन दिस केस अ चेंज इन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी कॉजेज नो चेंज इन इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। So when substantial changes in price leave the demand unaffected, अगर आपके डिमांड प्राइसेस में चेंज भी आ जाता है तो भी आपकी डिमांड जो है वो अनइफेक्टेड रहती है, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। सो द डिमांड कर्व, यस, आप खुद देखो, अब इसमें क्रैमिंग की जरूरत नहीं है। जब आपको पता है कि प्राइस आप कुछ भी कर ले, चेंज कर ले प्राइस में जितना भी, आपकी डिमांड कांस्टेंट रहेगी। यानी अगर आपकी डिमांड क्या है 20 है, 20 यूनिट्स की डिमांड कर रहे हो तो वो 20 ही रहेगी, चाहे आप प्राइस 1 पर पहुंच जाओ चाहे आप प्राइजेस में 10 पर पहुंच जाओ, 100 पे पहुंच जाओ, आपकी क्वांटिटी जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड वो 20 ही रहेगी, ठीक है, वो कांस्टेंट ही रहेगी। तो वहां पर डिमांड कर्व कैसा बनेगा? द डिमांड कर्व इज अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ओवाई एक्सिस। बड़ी सिंपल सी बात है, हम क्या कह रहे हैं, अगर मान लो हमारे पास प्राइस है, ठीक है, इन रुपीज, ओके, और क्वांटिटी डिमांड है आपके पास। अब वो कह रहे हैं प्राइस जो है 10, 20, 30, 40, 50, अब यहाँ प्राइस को चेंज कर रहे हैं, लेकिन डिमांड अगर आपकी 20 है तो ये सब पर 20 ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो आपका डिमांड कर्व कैसा बनेगा बच्चे? आपका डिमांड कर्व ये देखिए, ओ यस, वी शोज द क्वांटिटी डिमांड on OX axis and prices on the OY axis, okay? So यहाँ पर क्या है, आप मान लो 10, 20, 30, 40, अब ये तो 20 पर फिक्स है क्वांटिटी, अगर वो 20 की कर रहा है तो 20 ही करेगा। अगर ये 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, इस तरीके से कर रहा है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब ये 20 पर 10 है तब भी 20 है, 20 हो गए तब भी 20 है, 30 हो गए तब भी 20 है, तो क्या होगा, पैरेलल टू OY एक्सिस, ओके। तो एंड ये क्या हुई, वर्टिकल लाइन। सो यहाँ पर जो डिमांड कर्व है आपका पैरेलल टू OY एक्सिस वर्टिकल लाइन है, और यहाँ पर इलास्टिसिटी, यस, क्या होगा, देखो इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, 0, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होता, किसके अंदर, डिमांड के अंदर। आप प्राइस जितना मर्जी चेंज कर ले, डिमांड में कोई चेंज नहीं है, सो नो चेंज इन डिमांड, ओके। सो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ओके। जो थर्ड आपके पास है, थर्ड हमारे पास जो डिग्री होती है वो हमारी क्या होगी, थर्ड डिग्री, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक ओके डिमांड, unitary elastic demand. So okay, in this case, percentage change in, yes, percentage change in quantity demand is equal to percentage change in price of the commodity. दोनों एक दूसरे के इक्वल, यानी जितना आपका प्राइस में जितना परसेंटेज चेंज होगा, क्वांटिटी में भी, क्वांटिटी डिमांड जो होगी वो भी उतने ही परसेंटेज चेंज से, उसमें भी उतना ही परसेंटेज चेंज होगा। मान लो अगर हम ये कहें कि ये 10% से क्या हो रही है, राइज हो गए, प्राइस 10% से राइज हो गई, ठीक है, ये राइज हो गए हैं, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, जो सॉरी यहाँ पर प्राइस ये है ना, तो 10% से ये आपके राइज हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या होगा, 10% से ये क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएंगी। या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर ये प्राइसेस 10% से फॉल हो रहे हैं तो ये 10% से क्या हो जाएगी, राइज, कुछ भी बोल सकते हैं। 10% से अगर आप इसको फॉल करके दिखाते हो तो ये 10% से क्या हो रही है, राइज हो रही है, ओके। इस तरीके से यानी कि सेम आपका जो है सेम चेंज आता है दोनों में, ओके। तो यहाँ पर जब हमारा डिमांड कर्व बनाते हैं हम, तो डिमांड कर्व देखिए आप अपना, आप कर्व बनाओगे तो कर्व आप बड़े आराम से कर्व बना सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि हमने क्या बोला कि जितना चेंज प्राइस में आएगा उतना ही चेंज डिमांड में आएगा।
लेकिन बस माइंड में क्या रखना है, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ओके, सो अगर आप प्राइस को इंक्रीज करके दिखा रहे हैं तो डिमांड को डिक्रीज करके दिखाना है, ये आपने माइंड में रखना है, इसमें आपने कोई मिस्टेक नहीं करनी है। ओके, सो प्राइस इन रुपीज। अब देखिए मैं ये कह रही हूँ कि मान लो पहले प्राइस इतने थे और डिमांड इतनी थी, अब प्राइस मान लो राइज होकर इतने से राइज हो रहे हैं, ये इतना राइज हो रहा है, ये मान लो 10% से राइज हो रहा है, तो डिमांड भी आपकी 10% से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जितने से ये इंक्रीज होगा उतने से ही आपने बीच में गैप डाल के डिक्रीज करना है। इसी तरीके से जितने से आप इसे प्राइस को डिक्रीज करोगे, सॉरी, उतने से ही आप प्राइस डिमांड को इंक्रीज करोगे। अगर ये 10% से इंक्रीज हो रहा है तो ये 10% से डिक्रीज होगा, अगर ये 10% से डिक्रीज हो रहा है प्राइस तो ये 10% से इंक्रीज होगी डिमांड। ओके, और यहाँ पर जो डिमांड कर्व होगा, देखिए आपका ये जो डिमांड कर्व है, ये आपके पास डिमांड कर्व जो बनेगा, यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू कितनी होगी, 1। क्योंकि देखिए जो हमारे पास फॉर्मूला था ना, पीछे किया था हमने नेक्स्ट जो लास्ट वीडियो थी, कि ईडी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड divided by percentage change in प्राइस। ये इतना फॉर्मूला हमने किया था, माइनस लगाया था हमने यहाँ पर, तो जो चीज फॉल हो रही है वो वहां पर माइनस आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये 10% से अगर ये क्या हो रही है, ये तो इंक्रीज हो रही है, किस वजह से, क्योंकि 10% से फॉल हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब फॉल हो रहा है तो फॉल होने वाला मान लो यहाँ पर हम माइनस लगा देते हैं, तो ये फॉर्मूले का भी माइनस से माइनस कर सकता है, या आप दोनों ही माइनस ना लगाएं। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1। सो ईडी की वैल्यू कितनी आ गई, 1। यानी कि जब आपके पास दोनों में इक्वल चेंजेस आते हैं तो वहां पर ईडी की वैल्यू 1 होती है, और दैट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ओके, और इसके क्लियर है इतना, यस क्लियर है स्टूडेंट्स। सो ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे हमने 3 डिग्री करनी है, नेक्स्ट हमारे पास जो 4th डिग्री है, दैट इज ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। अब देखिए जो हमने यूनिटरी इलास्टिक पढ़ा है, अब यूनिटरी इलास्टिक के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो या तो हम बोलेंगे ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक या बोलेंगे लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, हमारे पास दो हो रहे हैं, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक एंड लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। सो 4th हमारे पास है ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। ओके, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। सो यहाँ पर देखिए इन दिस केस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड is greater than percentage change in quantity demand is greater than percentage change in price of the commodity। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, अगर मतलब हम ये करें, यहाँ पर अगर एग्जांपल लें तो हम ये कहें कि इफ प्राइसेस राइजेस बाय 50%, इफ प्राइसेस राइजेस बाय 50% राइज हो रहे हैं, सो द डिमांड फॉल्स बाय 70%। डिमांड कितने से फॉल हो रही है, 75% से। तो अगर हम फॉर्मूला लगाएं ईडी का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सो 75/50। ओके, सो अब ऊपर बढ़ा है तो सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या आ जाएगी, ईडी की वैल्यू 1.5। सो ग्रेटर देन 1 है ना, ये ग्रेटर देन यूनिटरी। 1 से अगर ग्रेटर है तो हम क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन यूनिटरी। ओके, सो अब इसमें अगर हम डायग्राम बनाते हैं, सो डायग्राम देखिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो डायग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, डायग्राम खुद भी बन सकते हैं। ठीक है, अगर कंसेप्ट क्लियर हो स्टूडेंट्स को अच्छे से, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज अगर आप प्लानिंग करोगे तो आपके कभी भी डायग्राम जो है वो करेक्ट नहीं होंगे। यहाँ पर आपने यूनिट्स भी लिखना है। सो यहाँ पर क्या है बच्चे, अब क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर ये प्राइस है, पहले पहले तो एक बना लो, इतने ओपी प्राइजेस के ऊपर ओक्यू डिमांड है। ओके, अब क्या हो रहा है, प्राइजेस आपके इंक्रीज होकर, या हम कहें प्राइजेस आपके अगर 50% से डिक्रीज हो रहे हैं, तो
क्वांटिटी डिमांड आपकी 75% से इंक्रीज होगी। तो आपको जस्ट एक ये गैप देखना होता है, ठीक है, ये गैप आप इससे बड़ा दिखाएं ये। सो आपका अगर ये 50% से डिक्रीज हो रहा है तो ये 75% से इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए डिमांड कर्व जो वो है कैसा बनेगा, ये ज्यादा फ्लैटर बनता है। ये देखिए कैसा फ्लैटर बन रहा है ना डिमांड कर्व। सो डिमांड कर्व क्या होगा, अगर आपकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन इलास्टिक होती है तो आपकी डिमांड कर्व जो होगा वो क्या होगा, फ्लैटर होगा। ओके, तो यहाँ पर जैसे, और ये जो है ये आप एग्जांपल अगर ये ले जो जहाँ पर इलास्टिसिटी ग्रेटर होती है, सो दिस एग्जिस्ट इन केस ऑफ लग्जरियस गुड्स लाइक कार्स, एसी, प्लाज्मा, टीवी, ठीक है। तो इस तरीके से जितनी भी लग्जरियस गुड्स होती हैं, ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारी हमेशा इलास्टिसिटी क्या होगी, ग्रेटर होगी, क्योंकि ये हमारी नीडी गुड्स नहीं होती हैं, तो हमारी इनकी इलास्टिसिटी हमेशा ज़्यादा होगी। हमारे अगर इनके प्राइजेस कम होंगे तभी कंज्यूमर इनकी डिमांड ज़्यादा करेगा, अगर इनके प्राइजेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे तो डिमांड जो है उतनी ही कम करेगा, ठीक है। सो यहाँ पर ग्रेटर इलास्टिक होती है। ओके, नेक्स्ट जो है आपके पास जो लास्ट डिग्री है दैट इज लेस देन इलास्टिक। Yes, fifth one is less than elastic. Less than elastic demand. ठीक, यहाँ पर ईडी की वैल्यू बच्चे क्या होगी, ये मतलब ईडी कैसे होगा, लिखोगे आप ईडी इज इलास्टिसिटी लेस देन है ना, तो लेस देन 1। ओके, सो यहाँ पर ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। ओके, सो इन दिस केस परसेंटेज चेंज इन, yes, in this case percentage change in quantity demand, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो क्या है वो लेस देन है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन किससे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द क्वांटिटी। ओके, सो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर हम ये कहें कि फॉर एग्जांपल इफ प्राइस राइजेस बाय 50%, 50% से अगर प्राइस राइज हो रहे हैं तो हमारी डिमांड जो है, हम कुछ भी लिख सकते हैं, हम कह दें डिमांड हमारी 20% से फॉल हो रही है। ओके, सो ईडी क्या होगा, ईडी वही फॉर्मूला लगाए, अगर हम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सो ये क्या होगा 20/50, ठीक है, 20/50। ये फॉल कौन हो रही है, क्वांटिटी डिमांड, तो ये माइनस में है, ठीक है, ये परसेंट है, तो अगर हम सॉरी यहाँ पर परसेंट है, ये माइनस लगा दे तो माइनस से तो माइनस कट जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी 0.4, दैट इज लेस देन 1। क्लियर स्टूडेंट्स, सो अब यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का अगर हम कर्व बनाना चाहें तो कर्व हम बड़ी इजीली बना सकते हैं। O by X. Okay. It shows the quantity demand on OX axis and prices on OY axis. ओके, सो यहाँ पर अब क्या करें, पहले प्राइस बना लें, ओपी प्राइस मान लो पहले थे, ओपी प्राइसेस के ऊपर जो क्वांटिटी डिमांड थी ओ क्यू। ओके, अब प्राइसेस जो हैं हम ये कहते हैं कि अगर ये क्या हो जाते हैं 50% से इंक्रीज हो रहे हैं, सो हमारी जो डिमांड है वो सिर्फ 20% से डिक्रीज हो रही है, 20% से डिक्रीज हो रही है। सो हमारे P से P1 यानी 50% से ये अगर क्या हो रहे हैं, राइज हो रहे हैं, तो ये Q से Q1 यानी ये 20% से डिक्रीज हो रही है। सो देखिए यहाँ पर जो डिमांड कर्व है वो कैसा बनेगा, स्टीपर, ठीक है, खड़ी रेखा बनता है। जब आपके पास लेस देन इलास्टिक डिमांड होती है तो वहां पर जो डिमांड कर्व होगा वो ज्यादा स्टीपर बनता है। और अब आपने 5 डिग्री देख ली, अब 5 डिग्री में बच्चे हमने देखो क्या क्या देखा, देखो आप ये कैसे घूमती है, आपने पांचों देख ली, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, लेस देन, मोर देन। ओके, ये 5 देख ली। अब हम इसको अगर बनाए तो एक तरीके से हमारा ये क्या है, ये देखिए हमने कहा एक तो हमारे पास क्या हो गई परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, ये परफेक्टली इलास्टिक, सो ये वाला कर्व हो गया। एक परफेक्टली इन इलास्टिक, ये हो गया। ओके, अब देखो इन्हीं के बीच में घूमती रहती हैं, ये हो गया।
तो आपके पास अगर हम ग्रेटर देन वो बात करें उसकी, सो यही से जैसे ये वाला परफेक्टली इलास्टिक है, इससे थोड़ा सा ऐसे ऐसे आए अगर डिमांड पर ऐसे, तो ये क्या हो रहा है, मोर देन, एक टाइम आएगा कि ये यूनिटरी हो जाएगा और एक टाइम आएगा ये क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा जब ये स्टीपर होना शुरू हो जाएगा। और एक स्टीपर होने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है, वर्टिकल लाइन बन जाएगा ओवर एक्सिस के पैरेलल। यानी आपके पास जो है डिमांड का जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ऐसे परफेक्टली इलास्टिक से लेकर ग्रेटर देन से लेकर या ग्रेटर देन 1 कह दें, यहाँ पर मान लो हम इसको क्या ले लें, इक्वल टू 1 ले लें, तो ये हमारे पास क्या होगी, लेस देन 1। और फिर ये यहाँ से बिल्कुल सीधी पे अगर आगे चली जाए तो ये ईडी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरीके से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो हमारी 0 से इंफिनिटी के बीच में चलती रहती है। 0 पर आ जाए तो परफेक्टली इनइलास्टिक और इंफिनिटी पर आ जाए तो परफेक्टली इलास्टिक। अदरवाइज अगर उनके बीच में रहती है तो या तो वो लेस देन होती है या वो यूनिटरी होती है या वो ग्रेटर देन होती है। ओके, अच्छा एक चीज हो रहे हैं, ये 5 डिग्री होती है वैसे, तो मेन एक चीज आपको जो बताने वाली है वो ये है कि जो एक कोई कर्व ऐसा भी होता है, एक कर्व ऐसा भी होता है जिसके ऊपर जो मतलब डिमांड कर्व की शेप एक ऐसी होती है जिसके ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर हम मेजर करें तो हर पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के इक्वल होगी। तो वो कैसा होगा, सो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अगर आपका डिमांड कर्व क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला है, ऐसा डिमांड कर्व है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो आप इसमें किसी भी पॉइंट पर चले जाओ वहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू 1 होगी। यानी कि आपसे अगर ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा डिमांड कर्व है जिस पर हर एक पॉइंट पर इलास्टिसिटी 1 के इक्वल होती है, तो वो क्या होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व। So rectangular hyperbola is a curve which extend towards x-axis to y-axis in a uniform manner. ठीक है, यूनिफॉर्म मैनर में ये जाता है विदाउट टचिंग देम, उनको किसी को भी टच नहीं करता, ना ओ वाई एक्सिस को ना ओ एक्स एक्सिस को। सो एरिया ऑफ ऑल रेक्टेंगल अंडर दिस कर्व इज सेम। इनके अंदर जो है ना, इस रेक्टेंगल के अंदर जो भी एरिया होते हैं वो, यानी कि यहाँ पर जो एरिया होता है वो इनके अंदर वो क्या होगा, एक्सपेंडिचर के इक्वल होगा। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी आप मतलब ये वाला जो कर्व होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व होगा, उस पर इलास्टिसिटी हमेशा 1 होगी। ओके स्टूडेंट्स, so yes, our last topic of this chapter is factor affecting elasticity of demand. फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो ये हम करेंगे, ये वैसे ही जब ये +2 क्लास में था, +2 क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स थी, तब भी ये वाला जो टॉपिक था ना स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था परफेक्ट। इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आता था, ठीक है, और नेचर ऑफ कॉमोडिटीज तो बहुत बार आता था इस वाले टॉपिक में से। ओके, सो हमारे पास ये लास्ट टॉपिक है, फैक्टर अफेक्टिंग price elasticity of demand। ऑफ डिमांड हम देखेंगे कि जो फैक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे कि कैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब कैसे अफेक्ट करते हैं वो। जैसे अब आप इसमें जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को क्या होती है एग्जाम में, एक तो हमने थ्योरी ऑफ डिमांड में पढ़े हैं फैक्टर्स यानी डिटर्मिनेंट्स किसके, डिमांड के, और ये है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फैक्टर अफेक्टिंग, यानी वो फैक्टर्स बताने जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमें इलास्टिसिटी बतानी होती है कि वो कौन से फैक्टर है, मतलब कितनी इलास्टिसिटी होगी, कैसे ये अफेक्ट करती हैं ये चीजें। सो स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपके पास से क्वेश्चन दिया जाए तो बच्चे फैक्टर्स लिखाते हैं, ठीक है, तो फैक्टर्स नहीं लिखने आपने। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ हाई और लो, क्योंकि जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो हाई भी हो सकती है या लो भी होती है। सो डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, कि फैक्टर्स कैसे हैं, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी इलास्टिसिटी कैसी होगी। सो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर एज अंडर। सो देखिए कौन कौन सी हैं वो। फर्स्ट इज नेचर ऑफ कमोडिटी। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था जब ये +2 में हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स थी,
तो ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑलमोस्ट ये पेपर में आता था, नेचर ऑफ कमोडिटी। सो स्टूडेंट्स, एक्चुअली ऑर्डिनरी नेसेसिटीज जो हमारी आवश्यकता की चीजें होती हैं, लाइक जैसे सॉल्ट, कैरोसिन ऑयल, मैच बॉक्सेस, टेक्स्ट बुक, सीजनल वेजिटेबल्स, ओके, सो दे हैव इन इलास्टिक डिमांड। ये इस तरह की गुड्स जो होती हैं, ये कैसी डिमांड रखती हैं? इन इलास्टिक, क्योंकि ये हमारी नेसेसिटी गुड्स होती है। यानी अगर जो गुड्स की नेचर कैसी होती है, नेसेसिटीज वाली नेचर होती है उनकी, ठीक है, जरूरत की चीजें हैं जो हर कोई लेगा, तो उनकी इलास्टिसिटी कैसी होगी? इन इलास्टिक। ऐसे लग्जरियस गुड्स, अब लग्जरियस गुड्स मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप बता देंगे कि लग्जरियस गुड्स जो होती हैं, जो लग्जरियस गुड्स होती हैं, उनकी कैसी इलास्टिसिटी होगी। सो लग्जरियस लाइक एयर कंडीशनर, कॉस्टली फर्नीचर, फैशनेबल गारमेंट्स, ठीक है, सो दे हैव इलास्टिक डिमांड। उनकी डिमांड हमेशा कैसी होगी? इलास्टिक भी कह सकते हो, ग्रेटर इलास्टिक भी बोल सकते हो, ओके, ग्रेटर देन यूनिटी, या इस तरीके से ग्रेटर इलास्टिक भी बोल सकते हैं। तीसरी जो ज्वाइंटली डिमांडेड गुड्स, लाइक जैसे ब्रेड एंड बटर, पेन एंड इंक, कैमरा एंड फिल्म, ओके, सो ऑर्डिनरी शो अ मॉडरेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये मीडियम होती है इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ओके, मॉडरेट होती है। फॉर एग्जांपल, rise in price of butter will not substantially reduce its demand if the demand for bread has not decreased, ओके, मान लो अगर बटर के प्राइस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि उसकी बटर की डिमांड कम हो जाए, क्योंकि अगर मान लो ब्रेड की डिमांड कम नहीं हुई, डिक्रीज नहीं हुई, तो हम बटर की डिमांड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी इलास्टिसिटी कैसी होती है? मॉडरेट होती है, जो ये ज्वाइंट गुड्स होती हैं, ओके, यानी कि जिनको हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। सो हमारे पास नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ, फॉर सेकंड क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। सो इसमें देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स के अंदर, यानी जब आपके पास किसी भी गुड के सब्स्टिट्यूट आपको अवेलेबल हो, सो उनकी डिमांड हमेशा कैसी होगी? बताइए, उनकी डिमांड हमेशा इलास्टिक होगी। अगर आपको किसी भी गुड का सब्स्टिट्यूट आपके पास है और उस गुड की जो आप कंज्यूम कर रहे हो उसकी डिमांड मार्केट में क्या, उसकी प्राइस मार्केट में क्या आ जाए? हायर हो जाए, तो आप क्या करोगे? आप सब्स्टिट्यूट ले लोगे। क्या हम सब्स्टिट्यूट ले लेते हैं, इसका मार्केट में है। लेकिन हाँ, अगर मान लो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, किसी गुड का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो आपकी मजबूरी, आपको वही उसी गुड्स की डिमांड करनी पड़ेगी, तो वहां पर उसकी इलास्टिसिटी कैसी होगी? लेस होगी, ठीक है, या इनइलास्टिक होगी या लेस होगी, वो डिपेंड करता है नेचर के ऊपर। सो उनकी इलास्टिसिटी क्या होगी? लेस होगी या इनइलास्टिक होगी, ओके। थर्ड इज मल्टीपल यूजेस, मल्टीपल यूजेस, मल्टीपल यूजेस के अंदर बच्चे, सॉरी, मल्टीपल यूजेस। सो अब कई गुड्स ऐसी होती हैं जिसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, मल्टीपल यूजेस होते हैं, ओके। सो हम क्या करते हैं, उसकी इलास्टिसिटी हमेशा ग्रेटर होगी जिनके मल्टीपल यूजेस होते हैं, अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, क्योंकि हम ये डिसाइड करते हैं, चलो अगर हमारे पास मान लो प्राइसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो हम अगर उसके मल्टीपल यूज हैं तो हम ये सोचते हैं कि चलो ये नहीं तो ये, मतलब इस यूज को छोड़ दो, इसका जो मेन मेरे लिए जो सबसे प्रायोरिटी जिस चीज़ की है मैं उसको उसी रूप में यूज करता हूँ। तो मल्टीपल यूजेस जिसके होंगे उसकी इलास्टिसिटी हमेशा ग्रेटर होगी, और जिसके मल्टीपल यूजेस नहीं होते, ठीक है, एक सिंगल यूज होता है, उसकी इलास्टिसिटी लेस होती है। ऐसे ही फोर्थ आपके पास है, फोर्थ आपके पास है पोस्टपोनमेंट ऑफ यूजेस, पोस्टपोनमेंट ऑफ यूजेस। पोस्टपोनमेंट यानी कि जिन मान लो आप कोई भी चीजें ऐसी हैं जिसको आप किसी भी चीज को कंज्यूम कर रहे हो, और ऐसी चीज है वो कि आप उसको आगे के लिए पोस्टपोन कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम हाउसेस बनाते हैं, ठीक है, हाउसेस कंस्ट्रक्शन चल रही है, सारी चीजें महंगी हो गई, तो हम उसको पोस्टपोन कर सकते हैं कि चलो अब हम अभी नहीं बनाते, बाद में बनाएंगे जब इसके प्राइसेस लो हो जाएंगे। तो जब किन चीजों, जिस चीज की कंजप्शन आप कंज्यूम कर रहे हो, अगर उनको आप पोस्टपोन कर सकते हो तो उनकी इलास्टिसिटी क्या होगी? मोर होगी। लेकिन जिन गुड्स को आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, जैसे पेरिशेबल गुड्स हो गए, ठीक है, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, तो इस तरह की चीजें हैं, ये आप पोस्टपोन नहीं कर सकते इनकी कंजप्शन को, कि भाई अब महंगे हो गए तो चलो उठा के रख लो, बाद में यूज कर लेंगे, नहीं। उनकी इलास्टिसिटी हमेशा कैसी होती है? लेस होती है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है इनकम लेवल ऑफ द बायर।
इनकम लेवल बायर के जो है इनकम लेवल के ऊपर भी डिपेंड करता है, इनकम लेवल ऑफ बायर। इनकम लेवल ऑफ बायर क्या है, ये डिपेंड करता है कि बायर का इनकम का लेवल कैसा है, डिपेंड करता है उसके ऊपर। ठीक है, अगर मान लो जो आप ये कह सकते हो कि इफ द बायर्स ऑफ अ गुड आर हाई एंड कंज्यूमर, ठीक है, हाई एंड कंज्यूमर यानी विद हाई लेवल ऑफ इनकम, सो दे विल नॉट केयर ऑफ द प्राइसेस, फॉर द प्राइसेस, वो प्राइसेस के लिए कोई भी केयर नहीं करेंगे अगर उनकी इनकम बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन जिनकी लो इनकम होती है ना, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, उनकी इलास्टिसिटी जो होती है वो लेस होती है। ठीक है, हायर वालों की यानी जिनकी इनकम ज्यादा हो उनकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, उनको उनको मतलब कि तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वहां पर हमेशा लो होगी जिनकी इनकम ज्यादा होगी। ओके, सो नेक्स्ट